अब देखो, पहले हमने बात की थी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं ना। तो लगाइए आगे हेडिंग। ग्रुप के अवयव की कोटि ग्रुप के अवयव की कोटि के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप के अवयव की कोटि के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। देखो, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, है ना। फर्स्ट पॉइंट, यदि ग्रुप जी के किसी अवयव ए की कोटि यदि ग्रुप जी के किसी अवयव ए की कोटि n है, तब a की पावर m इक्वल टू ई होगा, तब a टू द पावर m इक्वल टू ई होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। कि ग्रुप जी के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है n, देन क्या होगा a टू द पावर m इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ m इज मल्टीपल ऑफ n। देखो क्या कहा, अभी अपने पास था a टू द पावर, क्या कहा इसने, a टू द पावर m इक्वल टू ई होगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि जब हमने कोटि की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि सर a टू द पावर n इक्वल टू कितना होता है e, और n वो छोटी से छोटी संख्या है। भाई ये कहता है कि ग्रुप जी के किसी अवयव a की कोटि कितनी है n, मतलब n वो छोटी से छोटी संख्या या पावर है जो a पे लगाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास e। ये कहता है कि n के अलावा मान लो किसी m के ऊपर भी कितना आता हो, e आता हो। भाई यहाँ से तो ये बात तो क्लियर है कि a की कोटि n है, मतलब a टू द पावर n इक्वल टू तो कितना आएगा, e आएगा। अब ये कहता है कि a की पावर m इक्वल टू e होगा। वो कब होगा, जब ये जो पावर है m वो इस n का क्या होनी चाहिए, गुणज या मल्टीपल। साधारण सा एग्जाम्पल देखो, -1 की पावर कितनी थी, 2, तो -1 की पावर 2 ऑर्डर था इसका, इससे छोटा पॉसिबल था क्या, नहीं था। लेकिन इस 2 के अलावा मैं 4 भी लगा सकता हूँ, वही एक आंसर आएगा। मैं इसके अलावा 6 भी लगा सकता हूँ, वही आंसर कितना आएगा, 1। तो ये जितनी भी वैल्यू है ये क्या होती हैं आपके, m होती हैं। और जो ऑर्डर था वो तो कितना था, 2, वो तो क्या है n। तो ये जितनी भी पावर आई 4 और 6, ये क्या इस 2 की गुणज या मल्टीपल है या नहीं है। अरे भाई ये जो बाद वाली पावर है, 4 पावर 6 पावर 8 पावर, क्या ये 2 की मल्टीपल या गुणज है या नहीं है। तो यही तो थ्योरम कह रही है कि अगर a की कोटि n है, मतलब सबसे पहले e तो कहाँ मिलेगा, n पावर पे मिलेगा। इसके बाद जितनी भी पावर पे e मिलेगा वो सारी की सारी पावर इस वाली पावर की क्या होंगी, गुणज या मल्टीपल होंगी। तो ये 4 भी 2 का गुणज है, 6 भी क्या होगा, 2 का गुणज या मल्टीपल होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक ग्रुप जी में या प्रत्येक ग्रुप जी के लिए तत्समक अवयव की कोटि प्रत्येक ग्रुप जी के लिए तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये तो पहले से भी हम पढ़ चुके कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा से कितना होगा, 1 ही होगा। आपके पास चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सवाल हम पीछे करके आए। चाहे कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा आपके पास। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, पीछे अभी जितने भी हमने सवाल किए थे उन सब में अवयव या एलिमेंट फिक्स थे,
किसी में 3 थे, किसी में 4 थे, किसी में 5 थे। और सब एलिमेंट की ऑर्डर भी क्या आया, किसी का 1, किसी का 4, किसी का 3, किसी का कितना आया 5। इसका मतलब अगर कोई ग्रुप, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्रुप आपके पास क्या हो, परिमित या फाइनाइट हो, तो उसके एलिमेंट या अवयव की कोटि भी क्या होगी, परिमित या क्या होती है, फाइनाइट होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा कि जितनी कोटि ग्रुप की होती है, अवयव की कोटि या तो उससे कम या उसके बराबर तक आई थी, किसी में ऊपर गई थी क्या, नहीं गई। तो लिखो इस पॉइंट को, प्रत्येक परिमित ग्रुप, या ऐसा लिख लो, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है, परिमित होती है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, आगे लिखिएगा, तथा अवयव की कोटि, तथा अवयव की कोटि सदैव, तथा अवयव की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि, अवयव की कोटि सदैव ग्रुप की कोटि से कम या बराबर हो सकती है, ग्रुप की कोटि से कम या क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हर सवाल में देख के आए हम लोग भाई, हर एक सवाल में हमने देखा है ना, चाहे वो ओमेगा वाला सवाल हो, चाहे आपका 1 - 1 वाला सवाल हो, सब सवालों में ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में अवयव की कोटि, प्रत्येक ग्रुप जी में अवयव की कोटि, प्रत्येक ग्रुप जी में अवयव की कोटि तथा, प्रत्येक ग्रुप जी में अवयव की कोटि तथा उसके प्रतिलोम की कोटि, उसके प्रतिलोम की कोटि, उसके प्रतिलोम की कोटि सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है। कि कोई भी ग्रुप में जितनी कोटि या ऑर्डर एलिमेंट या अवयव का होगा, उतनी कोटि उसके क्या होगी, इन्वर्स एलिमेंट की होगी। किसी भी सवाल में देख लो, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि एक का जितना ऑर्डर होगा उतना ही एक एक किसका ऑर्डर होगा, इन्वर्स का। अब देखो पीछे सवाल कराया था आयोटा माइनस आयोटा, अब आप अपन ने अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो आयोटा का ऑर्डर तो देखते कितना आया था, 4, और आयोटा का इन्वर्स कितना होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा में दिमाग ही नहीं लगाना था, इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 4 होगा। अभी अपन लगा रहे थे ना 2 होगा 4 होगा, तो अगर प्रॉपर्टी पता होती तो धीरे धीरे स्टेप वाइज पता चलेगा कि भाई पहले जो बातें बड़ी लग रही थी अब उसमें और शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होता जाएगा, लास्ट तक बहुत सारा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे आयोटा का ऑर्डर 4 था तो आयोटा के इन्वर्स कितना था, माइनस आयोटा, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 4 होगा आपके पास। इसके बाद लगाओ नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट लिखो, लिखिएगा ग्रुप के किसी, नॉर्मल पॉइंट है लिख लो, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, ग्रुप के किसी अवयव स्मॉल ए, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि, ग्रुप के किसी अवयव ए के, ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती, ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। ग्रुप के किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए,
the order of any integral power of an element A of group G is always less than order of A is always less than और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखना, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। देखो क्या मतलब है इस बात का, ये कहता है कि ए की पूर्णांक घात, भाई ए एलिमेंट है किसी ग्रुप जी का, तो ए का ऑर्डर तो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ए की पूर्णांक घात, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए, तो ए की पूर्णांक घात का मतलब ए स्क्वायर ए की पावर 5, ये क्या है, अरे ये क्या है, ए की पूर्णांक घात। इसका अगर ऑर्डर लें तो वो ऑर्डर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ए के ऑर्डर के बराबर हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात का कहने का मतलब है, तो नीचे इसमें लिख लो समझने के हिसाब से, दैट इज़ लगा के कि ए की कोई भी पावर होगी, ये पूर्णांक घात होगी, कोई के पावर लगा दी, इसका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किसके ऑर्डर से, ए के ऑर्डर से, हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किसके ऑर्डर से, ए के ऑर्डर से। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। किसी ग्रुप जी के अवयव, किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि, किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए है, किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए है, तब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। कि अगर ग्रुप जी के किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए, तो ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए। कि अगर कोई भी ग्रुप आपके पास जी है, उसके अवयव ए की कोटि को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए। अब अगर आप इसमें करते हो कि ए तो परमानेंट है और ग्रुप जी में से कोई भी एक एलिमेंट यहाँ लगा लिया और उसका इन्वर्स यहाँ लगा लिया और इनका ऑर्डर लेते हो, अब देखो ये किसका एलिमेंट है, जी का, ये किसका है, जी का, इन्वर्स भी जी में होगा, तो ये तीनों मिलके दिखने में तीन दिख रहे, वैसे तो कोई एक एलिमेंट ही आएगा भाई, आंसर के रूप में तो एक ही रिजल्ट आएगा तीनों मिलके। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो किसके ऑर्डर के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसे थोड़ी बड़ी थ्योरम है, नहीं तो मैं इसका किसी उदाहरण से बताया था। गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होती है, ये किससे प्रूफ होती है, क्या होता है गणितीय आगमन, ये समस्या हमारे साथ क्या होता है भाई गणितीय आगमन, पहली को लेके अगली को, फिर उससे आगे, वो तो श्रेणी कहलाती है बेटा, कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11। क्या मानते हुए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे मज़ा नहीं आया। देखो गणितीय आगमन क्या होता है, बात आई गई तो बता देते हैं ना। अब सिलेबस में तो शायद होना चाहिए, नए सिलेबस में हट गया, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है ना, पहले था या अब है या पहले नहीं था, ऐसा कुछ था ना इस टॉपिक पे, पिछले साल ऐसा था ना। देखो गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है अपने पास, गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन, अब आज ढंग से समझ लेना है ना, किसी भी किताब में पढ़ लेना, जो मैं बताऊंगा वो याद रहेगा। आज तक पढ़ के ही तो आए हैं, 11वीं क्लास से पढ़ने लगे थे इसको, है ना। गणितीय आगमन में क्या होता है, कोई भी एक कथन या स्टेटमेंट दिया होता है, क्या दिया होता है आपको, कथन या स्टेटमेंट। अब वो चाहे कोई फॉर्मूले के रूप में दे सकता है,
या कोई बात कह सकता है कि ये इसका भाजक होगा, 8 का भाजक होगा ही होगा। ऐसे भी तो पढ़े होंगे ना सवाल, गणित आगमन में ऐसे ही सवाल आते हैं कि ऐसा है तो ये हमेशा 8 का भाजक होगा ही होगा, या 8 का भाग इसमें जाएगा ही जाएगा। या तो इस टाइप का क्या देगा, कोई कथन या स्टेटमेंट देगा, या आपको क्या देगा, कोई फॉर्मूला देगा। ठीक है, अब ये कहता है कि इसको गणितीय आगमन से क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो गणितीय आगमन में क्या करते हैं, जो वो फॉर्मूला होता है, मान लो उस फॉर्मूले में कोई n आ रहा हो, फॉर्मूला किसके अंदर है, n के अंदर है, भाई a की पावर n, b की पावर n, ऐसा कोई फॉर्मूला समझ लो। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले में क्या रखते हैं, n इक्वल टू 1, और चेक करते हैं, ध्यान से सुनना बात, चेक करते हैं कि वो फॉर्मूला इधर और इधर दोनों साइड से, या जो बात कह रहा है उस बात के लिए सत्य या ट्रू है कि नहीं है। मान लो उसमें एक रखा, फॉर्मूला नहीं था, कोई बात थी कि 8 से 8 का भाग जाएगा या डिविजिबल बाई 8 होगा, तो जो आपने एक रखा उसमें जो कुछ भी बना उस फॉर्मूले से, उसमें देखो 8 का भाग देके जा रहा है तो वो बात सही होगी, अदरवाइज गलत होगी। तो n इक्वल टू 1 रख के आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ LHS RHS है तो LHS RHS इक्वल होंगे, और LHS RHS नहीं है, कोई कथन कहता है कि 8 से भाजक है, या ये सम संख्या आनी चाहिए, या ये विषम आना चाहिए, जो बात कहता है उस बात का क्या यहाँ पालन हो रहा है नहीं हो रहा एक पर, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कर लिया चेक। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें n इक्वल टू क्या रख देते हैं, k रख देते हैं, और इस पे चेक नहीं करते हैं, इस पे मान के चलते हैं कि n इक्वल टू k पर ये बात क्या है, सत्य या ट्रू है। यहाँ तो चेक करने के बाद क्या होनी चाहिए, सत्य, यहाँ चेक किया उसके बाद सत्य होनी चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ बस इतना ही काम करना है कि इसमें जो कहा उसमें क्या लिख दो, n की जगह क्या लिख दो, k लिख दो, जो भी फॉर्मूला था उसमें n की जगह क्या लिख दो, k, और मान लो कि ये जो k लिखते ये फॉर्मूला हमेशा क्या है, सत्य। उसके बाद इसको काम में लेते हुए, भाई ये तो था, इसको तो क्या काम में लेंगे, एक पे तो मान लो 5 बराबर 5 आ जाएगा, ऐसा ये तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन n इक्वल टू k रखेंगे तो मान के चलेंगे कि ये जो बना है वो क्या है, सत्य है। अब आपको सोल्व करते हुए n इक्वल टू k प्लस 1 पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और क्या दिखाना पड़ेगा, सत्य दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा दिखा देते हो, ऐसा दिखा देते हो या प्रूफ कर देते हो, उसके बाद आप कह सकते हो कि इस सवाल के अंदर या इस फॉर्मूले के अंदर 1 से लेके जहाँ तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, हमेशा ये फॉर्मूला क्या होगा, सत्य होगा। ये होता है पूरा गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन। बात आई समझ में। कोई भी स्टेटमेंट देगा, एक रखेंगे, चेक करना पड़ेगा कि जो बात कह रहा है वो सही है या नहीं है। LHS RHS है तो LHS RHS देखेंगे, और कोई स्टेटमेंट है तो वो देखेंगे। फिर n इक्वल टू k पर क्या मान के चलेंगे, सत्य, बस k लिखना है, बाकी सत्य है। फिर k प्लस 1 के लिए उस फॉर्मूले को क्या बनाना है, सत्य, चेक करना, और वो बात सही भी होनी चाहिए वो, तब जाके हम कह सकते हैं कि सभी मानों के लिए, फिर क्या कहते हैं, फिर फॉर ऑल द वैल्यूज़, सभी मानों के लिए, ये जो ऊपर वाला कथन था, सभी मानों के लिए कथन क्या है, सत्य या ट्रू है। ये होता है आपके पास गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जिसकी इच्छा है लिख लो साइड में, नहीं इच्छा है कि हम सीख गए तो वो अलग बात है ना। सीखते तो आ ही रहे हो 5-7 वर्षों से, कहीं उन ज़्यादा सीख लिया, किसी ने कम सीखा 1-2 साल, लिख लो बेटा ना। ऐसे थोड़ी याद करें, आपकी तरह याद करने से तो हम तो सब कुछ भूल जाएं अगले दिन ही, ये है ना। तो हर चीज़ का लॉजिक होता है कि उसमें काम क्या करना है। अब वो गणितीय आगमन जो किताब में 4 लाइन लिखी रहती हैं, n ऑफ m ब्रैकेट लगा के, फिर सेमी कोलन, फिर कथन सत्य माना कि ब्रैकेट में लिखता है, तो वो पढ़ने से थोड़ी याद रहता है, वो याद नहीं रहता। और एक कन्फ्यूजन और भी है, वो एक लिखो, उसको भी दूर करते हैं अभी इसमें। अब आप पढ़ते नहीं पढ़ते हो तो मुझे पता नहीं, उसमें शिक्षण विधि में भी आएगा, अपने आगमन शब्द भी आएगा, और एक आता है निगमन। अब हमें
अगर ये जिसको आता हो, इसमें क्या हुआ बताओ, क्या हुआ इसमें? भाई शब्द का मतलब वही रहेगा जो मैथ्स में आगमन का मतलब है ना, वही उस शिक्षण विधि में आगमन का मतलब हो, इंडक्शन का वही मतलब उसमें आगमन। इसमें हुआ क्या है, कितनी वैल्यू पे चेक किया, 1 2 पे चेक किया, 1 पे चेक किया, के तो मान ही लिया k+1, और कहा किसके लिए है, सब के लिए, मतलब एक से किसकी तरफ जाते हैं, सब की ओर, तब तो कौन सा होता है, आगमन। और एक होता है निगमन। निगमन का मतलब इंग्लिश में पढ़े तो उसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब डिडक्ट हो गया, कम हो गया, मतलब मेन जो फॉर्मूला था उसमें कोई एक मान रख के कि सर नया सूत्र बना दिया। जैसे मान लो ये कोई फॉर्मूला हो, सपोज करो आपके पास ये एन कोई भी फॉर्मूला लिखा हो, अब इसमें n बराबर 1 रख के मैं फॉर्मूला बना लूँ a+b और ये बन गया, तो ये तो क्या था, मेन फॉर्मूला था, और इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के नया बना लिया, तो ये क्या कहलाता है, निगमन, या क्या कहलाता है, डिडक्शन। और आगमन में क्या होगा कि एक या दो वैल्यू से फिर किसके लिए जाएंगे, फॉर ऑल द वैल्यूज, या किसके लिए जाएंगे, सभी मानों के लिए। दूसरी बात, आज तक किताब में जो पढ़ते हैं वही पढ़ लेते हैं, वही पढ़ा देते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि इस पर के पे ही चेक करें, ज़रूरी नहीं है कि के पे ही चेक करें। मैं ये जो सत्य मानूंगा, ये मानने को मैं k+1 पे सत्य मान सकता हूँ, और मैं फिर चेक किसके ऊपर कर लूँ, k+2 पे, तो भी कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर है ना, ऐसा नहीं कि के पे ही सर होगा और k+1 पे आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि k+1 पे ही सत्य मानूँ, मैं k-1 पे तो सत्य मान लूँगा और किस पे चेक कर लूँगा, के पे, तो ऐसा भी अपन चेक कर सकते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ना सारी बातें। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यदि a तथा b, यदि a तथा b किसी ग्रुप G के, यदि a तथा b किसी ग्रुप G के अवयव हैं, यदि a तथा b किसी ग्रुप G के अवयव हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बी ए। ए और बी अगर किसी ग्रुप के दो एलिमेंट हैं, तो ए बी का ऑर्डर देखो चाहे बी ए करके ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या आएगा, सेम आता है। छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो आने चाहिए फिर, है ना, वहाँ छोटे बड़े से मतलब नहीं है। ऑप्शन 4 में 2 कन्फ्यूजन हो गए तो फिर ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। अगला लिखिए, यदि ए नॉट इक्वल टू ई, यदि ए नॉट इक्वल टू ई ग्रुप जी में, ग्रुप जी में 2 कोटि का अवयव है, ग्रुप जी में 2 कोटि का अवयव है, अवयव या क्या है, एलिमेंट है। यदि ए नॉट इक्वल टू ई ग्रुप जी में 2 कोटि का अवयव है, तब या देन ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा, जी। तब ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा, जी। और एक चीज़ और लिख लो इसमें, ग्रुप जी में एक शब्द और लिख लो, केवल, कि मतलब यही एक अकेला अवयव होगा 2 कोटि का, और नहीं होगा। 2 कोटि के अवयव वैसे होते नहीं है, चलते ही है ना। तो यदि ए नॉट इक्वल टू ई ग्रुप जी में ओनली एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर या 2 ऑर्डर, तब क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए। इसको मत पढ़ो, अभी सवाल किया था 1 - 1 आयोटा और कितना, माइनस आयोटा किया था। इसका ऑर्डर कितना था, 2। -1 का ऑर्डर कितना था, 2। अकेला एलिमेंट है क्या 2 ऑर्डर का, इसके अलावा किसी का 2 कोटि है क्या, बताओ। अरे किसी की है क्या 2 कोटि, नहीं है। इसकी ऑर्डर कितनी है, 1। इसकी ऑर्डर कितनी है, 4। इसकी ऑर्डर कितनी है, 4। तो इसको देखें तो ये तो कौन है आपका, ये -1 तो किसका काम कर रहा है, ए का। और ये जो बाकी 3 बच गए ना पीछे, ये किसका काम कर रहे हैं, एक्स का। इसको इन किसी के साथ भी लगा लो, क्या क्रम विनिमय तो है ये, ए एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स है। तो इसको इन किसी के साथ भी लगा लो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, चाहे -1 × 1 करो, चाहे 1 × क्या करो, -1।
चाहे -1 इंटू क्या करो आयोटा, या आयोटा इंटू क्या करो -1, यही तो प्रॉपर्टी है आपके पास। अब ये सवाल दिखता है तब तो बहुत आसान है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी बहुत महाभारत दिखती है कि ए ई भी नहीं है यार, फिर क्या मामला फंस गया ना। फिर केवल भी दे दिया, दो कोटि का भी दे दिया कि दो ही होनी चाहिए, अब फिर मामला फंस गया ना। और फिर ax इक्वल टू एक्स है, और फिर कह रहा है कि सारे x, तो अगर ये दिमाग में नहीं है तब तो ये प्रॉपर्टी याद ही नहीं होगी। और अगर ऐसे दिमाग में रहता है हर के साथ कि -1 दो ऑर्डर वाला किसी के साथ भी लगा लो, इसको कहाँ दिक्कत है भाई, यही तो मतलब इसका -1 इंटू आयोटा, या आयोटा इंटू क्या कर लो -1, यही तो हुआ इसका मतलब। भाई ए तो परमानेंट है, ए तो कौन है -1, और x चाहे जो बदल लो भाई, 1 लग ले लो, आयोटा ले लो, चाहे क्या ले लो, माइनस आयोटा ले लो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट लगाओ, और इसके इम्पोर्टेंट भी लगा लो, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट लगा लो। लिखो इसमें, यदि ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि, यदि ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि n है, तब a टू द पावर p की कोटि भी n होगी, a टू द पावर p की कोटि भी n होगी, यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं, यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं। In a group G, order of element A is n, then order of A to the power P is also n, then order of A to the power P is also n, if P and n are relative prime, if P and n are relative prime या relatively prime। क्या कहना चाहता है भाई कवि इसके अंदर, बताओ कवि क्या कह रहा है इस कविता में, बताओ। मुझे तो ये बता दो, एक शब्द लिखा हुआ है इसमें सापेक्षिक अभाज्य, लिखा हुआ है क्या? सापेक्षिक अभाज्य, रिलेटिवली प्राइम, या को प्राइम भी कह सकते हैं इसे। भाई सीधा सा मतलब है कि सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है कि दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन कितना आना चाहिए, एक, बस सीधा सा मतलब है। अब मैं ले लूँ एक संख्या 5 और एक ले ली मैंने 8, अब दोनों के अभाज्य होने से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के आपस में देखो, इसके रिलेटिव देखो, इसको 5 और 8 में कॉमन कितना आ रहा है, बड़े से बड़ा कॉमन कितना आ रहा है, एक। इसका मतलब 5 और 8 क्या है, सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिव प्राइम है। समझ में आया शब्द कि भाई सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिव प्राइम का मतलब क्या है, कि रिलेटिव प्राइम का मतलब ये है आपके पास कि जो दो नंबर हैं उनके अंदर कितना आना चाहिए, कॉमन मैक्सिमम कितना आना चाहिए, एक। जैसे जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अलग अलग नाम से कह सकते हैं ना। तो कहा क्या गया इसके अंदर कि कोई अवयव ए है और उसकी कोटि कितनी है, n, और a की पावर p, अगर आप ये कहते हो कि a की पावर p, यही तो हुआ a की पावर p की कोटि, इस बात का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p किसके बराबर होगा, n के बराबर। n का मतलब किसके ऑर्डर के बराबर, a के बराबर। ये कब संभव है, जब ये p और ये जो ऑर्डर n होता है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य, क्या होंगे, रिलेटिवली कोप्राइम। अब मोस्टली ये प्रॉपर्टी पूछेगा और कई बार सवाल भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई जैसे मान लो दे देगा किसी एक एलिमेंट की कोटि कितनी है, 3, कोटि कितनी है, 3, और फिर उस एलिमेंट की 4 पावर की कोटि बताओ कितनी होगी। भाई किसी भी एक एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर कितना दे दिया, 3, और आपसे पूछेगा ए की पावर 4 की कोटि कितनी होगी। अब हम सोच में बैठे, हमें देखना ही क्या है, ये n है आपका और ये क्या है, p। n और p क्या सापेक्षिक अभाज्य हैं, क्या है सर। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3। तो सवाल भी बना सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
भाई एन की जगह क्या ले लेगा, संख्या, तो संख्या ले लेगा तो सवाल बन जाएगा, एन पी रख लेगा तो स्टेटमेंट हो जाएगा। करो देखिए नोट, ये लिख लो नीचे कंडीशन। कर लिया नोट सबने। इसके बाद देखो एक ग्रुप आता है अपने पास, चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप, लिखो आगे। चक्रीय ग्रुप का भी मोस्टली सवाल एग्जाम में मिलेगा, चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप। चक्रीय ग्रुप है, किसकी बात है, साइक्लिक ग्रुप। तो पहले तो लिखो इसकी डेफिनेशन, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, चाहे आज पढ़ें चाहे बाद में पढ़ें, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। देखो एक ग्रुप, देखो नाम क्या लिखा हुआ, चक्रीय ग्रुप, मतलब ग्रुप तो होना चाहिए, ग्रुप वाली 4 प्रॉपर्टी तो उसमें होनी ही चाहिए। ग्रुप की 4 के अलावा उसमें ऐसा क्या होगा एक्स्ट्रा कि हम उसको क्या कहने लग जाएंगे, चक्रीय, या क्या कहेंगे उसको, साइक्लिक कहेंगे। तो लिखिएगा एक ग्रुप जी, एक ग्रुप जी चक्रीय कहलाता है या चक्रीय होगा, एक ग्रुप जी चक्रीय कहलाता है यदि, एक ग्रुप जी चक्रीय कहलाता है यदि जी में एक अवयव, जी में एक अवयव, जी में एक अवयव, जी में एक अवयव ए इस प्रकार हो कि, जी में एक अवयव ए इस प्रकार हो कि, जी में एक अवयव ए इस प्रकार हो कि, जी का प्रत्येक अवयव इस प्रकार हो कि जी के प्रत्येक अवयव को, जी के प्रत्येक अवयव को, जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घातों के रूप में, एक ही पूर्णांक घातों के रूप में, एक ही पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके, एक ही पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सके। इस बात का मतलब अर्थात या दैट इज कि एक ग्रुप जी क्या होगा, साइक्लिक होगा। कब होगा कि जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए, कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रल पावर ऑफ ए। देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि एग्जाम्पल देखो, उदाहरण से ही चलेंगे है ना, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, जिससे रटने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, है ना, जिससे रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। देखो ये जी है अपने पास, और ये सवाल है 1 -1 आयोटा, और कितना हो गया, माइनस आयोटा, और ऑपरेशन किसका है, गुणा या मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ऊपर देखो कि ग्रुप जी के अंदर क्या ढूंढना है, अरे ग्रुप जी में क्या ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट या अवयव ढूंढना है जिसकी पावर लगाने से, जिसकी पावर लगाने से जी का प्रत्येक अवयव आ जाए, मतलब सारे जी वाले आ जाए। भाई डेफिनेशन ये तो कहती है कि ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट हैं, इनमें से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो, एक से ज़्यादा ढूंढते हुए अलग बात है, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, एक तो चाहिए, और उसकी घात लगाने से, उसकी 1 पावर 2 पावर 3 पावर लगाने से ये सारे आ जाएं, तो वो ग्रुप कौन सा होगा, चक्रीय होगा। अब बताओ इसमें किसको लेके चलो कि सारे आ जाएं, -1 को, -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 2 +1 है, नहीं होगा क्या इससे, क्या लेके चलो बताओ तो फिर, आयोटा। देखो
आयोटा की पावर 1 से कितना आएगा आयोटा, आयोटा की पावर 2 से कितना आएगा -1, आयोटा की पावर 3 कितना होगा, देखो आयोटा की पावर 3 होगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये कितना होगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना होगा आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो गया 1। तो बताओ सारे आ गए क्या ये, अरे ये सारे आ गए क्या, आयोटा की पावर से सभी आ गए क्या, आ गए। माइनस आयोटा से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आयोटा की पावर 1 लेके चलेंगे तो माइनस आयोटा की पावर 2 लेके चलेंगे तो कितना आएगा, कितना सोच लो बेटा, +1 आएगा, है ना। अरे इससे माइनस का तो स्क्वायर कर दिया तो +1 या -1, -1, चलो ठीक है। आयोटा की पावर 3 कितना होगा, माइनस आयोटा की पावर 3 कितना, प्लस आयोटा, पक्का ना, माइनस तो आगे बेटा पहले। माइनस आयोटा की पावर कितनी हो गई 4, कितना, तो ये हो गया +1। अभी एक प्रॉपर्टी बताएंगे कि अगर किसी एलिमेंट की पावर से सारे बनते हो तो उसके इन्वर्स से भी सारे बनेंगे। अभी आगे प्रॉपर्टी सीखेंगे, क्योंकि आयोटा का इन्वर्स कितना होता है माइनस आयोटा, तो इस पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस पर डायरेक्ट कहेंगे अभी कि भाई अगर इससे अगर पूरा ग्रुप जी मिलता है आपको तो माइनस आयोटा से भी आपको पूरा ग्रुप जी मिलेगा, ठीक है। अब जिससे ये मिला है, किससे मिला है, आयोटा से, ऐसे समझ लो, या इस डेफिनेशन के अनुसार किससे मिला है, ए से मिला है। तो इस ए से क्या बना है, पूरा जी बना है। अरे ए से क्या बना है, पूरा जी। तो इस ए का नाम क्या होता है, जनक या जनरेटर कहते हैं। इस ए को क्या कहते हैं, इस ग्रुप का जनक या जनरेटर। तो यहीं लिख सकते हो या यहाँ तक लिख लिया तो इससे आगे लिखो। ए को ग्रुप जी का, कहीं भी लिख लो ये लाइन, ए को ग्रुप जी का जनक या जनरेटर कहते हैं। ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ए को ग्रुप जी का क्या कहते हैं, जनरेटर। ए को क्या कहते हैं, ग्रुप जी का जनरेटर कहते हैं। ए को क्या कहते हैं, ग्रुप जी का जनक या जनरेटर कहते हैं। और अब जी को इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ इसको ऐसे लिख दूं क्या, अरे इसको ऐसे लिख दूं क्या, आयोटा की पावर n और n बिलोंग्स टू 1 2 3 4, ये लो, ये 4 लिख दूं, चाहे ऐसे लिख दूं, इससे भी कितने आएंगे, चारों आ जाएंगे। तो इस तरीके से फिर किसको लिख सकते हैं हम, चक्रीय ग्रुप को। यही तो लिखा, किसी एक अवयव की क्या हो गई, पूर्णांक घात या क्या हो गई, इंटीग्रल पावर। घात प्लस में भी लग सकती है माइनस में, ये ध्यान रख लेना। जरूरी नहीं कि प्लस की घात ही लगे, किसी सवाल में कौन सी घात लग सकती है, माइनस की। मैंने यहाँ शब्द लिखा है सिर्फ पूर्णांक या इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस सवाल को देखें तो इसके कितने जनक हो गए, इस सवाल के कितने जनक हो गए, 2। अब एग्जाम में जो सवाल पूछेगा वो 2 तरीके से सवाल पूछेगा। एक तो क्या होगा, कई बार तो वो जनक देगा ऑप्शन में कि आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा, दोनों या दोनों नहीं, इस तरीके के ऑप्शन देगा। एक तो ये पूछता है सवाल एग्जाम में। और कई बार वो क्या पूछ लेता है, गिनती पूछता है, संख्या, काउंटिंग ही, कि इस सवाल के जनक होंगे 0 1 2 4, कितने होंगे, तो कितने जनक हुए इसके, वैसे देखा जाए तो 2। भैया ऐसे पूछेगा जनकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जनरेटर पूछेगा, तब तो वैसे भी पूछ सकता है। और कई बार क्या पूछेगा, जनक कौन होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एग्जाम में सवाल वही रहा है, पीछे के पेपर देखेंगे तब देखेंगे कि सवाल तो वही रहा है, लेकिन उस सवाल को पूछने का तरीका बदल दिया। काम अपन को ही वही करना था कि एक बार तो इस सवाल में पूछ लिया कि इसके जनक हैं आयोटा, माइनस आयोटा, दोनों या दोनों नहीं। और एक बार इसी सवाल को पूछ लिया कि जनकों की संख्या कितनी है, 0 2 4 8, जितने भी लिखेगा ऑप्शन के अनुसार। तो इस सवाल को कैसे भी पूछ सकता है। तो जनक निकालना सीख गए, जनक की डेफिनेशन, वो सक्रिय ग्रुप की डेफिनेशन। और जिस ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, जनक या जनरेटर, वो ग्रुप क्या बन जाता है, चक्रीय ग्रुप या क्या बन जाता है, साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। अब लिखो सवाल, ये लिख लिया क्या, लिख लो, आराम से लिख लो, है ना। बता दिया करो भी, नहीं लिखा जाता मुझे, फिर कई बार पता नहीं रहता, है ना।
कि पहले लिखा था या नहीं लिखा था, इसलिए। अब देखो टॉपिक वही पढ़ रहे हैं जो पहले आप पढ़ के आए हो, चाहे बीएससी एमएससी जिसने करी हो, लेकिन यहाँ अप्रोच दूसरी है। वहाँ हम थ्योरम याद करके आए थे, ये पता नहीं चलता था कि जनक निकलेगा कैसे। वहाँ थ्योरम जरूर 4 आती थी आपको, लेकिन ये पता नहीं कि जनरेटर कैसे निकलेगा। वहाँ जनरेटर जरूरत नहीं थी, वहाँ थ्योरम ही पूछता था। यहाँ है उसकी वास्तव में अप्रोच की शब्द है तो उसका मतलब क्या है। कर लिया नोट सबने? अगला सवाल देखो। एक ग्रुप जी दिया हुआ है, एलिमेंट है 1 और -1। ऑपरेशन किसका है? गुणा का। बताइए चक्रीय होगा कि नहीं होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ कि ग्रुप है कि नहीं है। चक्रीय छोड़ो, ग्रुप बताओ मुझे कि ग्रुप है या नहीं है। भाई ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी, फिर चक्रीय का जनक या जनरेटर होगा तभी तो चक्रीय ग्रुप होगा। तो पहले तो बताओ ग्रुप है या नहीं है। सोचो ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी पहली है कि नहीं है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, चौथी क्या, फिर जनक कौन होगा या नहीं होगा, ऐसे स्टेप बाई चलो। कहाँ पढ़ लिया बेटा 3 एलिमेंट चाहिए ग्रुप में? हैं? कल बताया था जीरो ग्रुप, बताया था कल। कल कहाँ सो रहा था? कल एक लिखाया था पॉइंट जिसमें कितना एलिमेंट था, एक जीरो था ना कल। और मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था। क्या दिया था कि घर में कोई हो ही अकेला तो उसको बंटवारा करने की जरूरत ही कहाँ है। सबसे शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी औरों से बात बन रही है नहीं बन रही, और है ही नहीं उसके कोई। भाई घर में आप 5 भाई बहन हो तब तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी किसकी बॉन्डिंग सबसे है या नहीं है। यही तो होती है द्विचर संक्रिया। अब है ही अकेला तो उसको कहाँ जरूरत है बॉन्डिंग की। ग्रुप होगा ये देखो, गुणा का सवाल है, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, साचर्यता होगी गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो बच्चा कह रहा है 3 एलिमेंट, 3 A B C, यही तो होते हैं 3। अब 3 ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग ही लेने जरूरी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 1 ले लिया, यहाँ -1, यही -1 ले लो। कौन कह रहा है? देखो ऐसा कहीं लिखा है क्या मैंने साचर्यता की प्रॉपर्टी में आगे कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या ऐसा? जरूरी थोड़ी पहला ए लिया बी सी दोनों सेम भी ले सकते, क्या दिक्कत है? तो एसोसिएटिविटी होगी इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? 1 होगा। 1 का इन्वर्स कितना होगा? 1। 1 का कितना होगा? 1। और -1 का कितना होगा? -1। खुद का खुद ही होंगे दोनों इसमें। चलो ग्रुप तो हो गया। अब मुझे बताओ कि इसका जनक या जनरेटर कौन? जनक या जनरेटर कौन इसका? -1। क्यों हुआ सर -1? -1 की 1 पावर से तो आएगा -1, और -1 की 2 पावर से कितना आएगा? 1। तो दोनों आ गया, मतलब ये क्या बन गया? जी। तो इसका मतलब है जी जो ग्रुप हुआ कौन सा हुआ? चक्रीय ग्रुप बन गया, साइक्लिक ग्रुप बन गया आपके पास। करो देखे नोट। बड़े सवाल नहीं पूछेगा अभी एग्जाम में, एग्जाम में छोटा ही पूछेगा काम। 4 पेज वाला सवाल एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा।
लिख लिया सबने? अब देखो अगला सवाल, ये दिया हुआ आपको 1 ओमेगा और कितना दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। बताओ, ग्रुप तो है ये, कई बार कर पढ़ चुके इसको। अब बताओ इसका जनक कौन होगा? कौन जनक होगा भाई इसका? एक होंगे, दो होंगे, या कोई नहीं होगा? ओमेगा। देखो ओमेगा की पावर लगाएंगे बेटा, ओमेगा की पावर 1 से कितना ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 से कितना ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 3 से कितना 1। ओमेगा स्क्वायर पे देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर की पावर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2 लगाते हैं तो 4 पावर, 4 पावर में 3 पावर तक तो कितना हो गया 1, और 1 बच गया आपके पास। और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 6 हो गया, तो 6 होने का मतलब ओमेगा क्यूब भी लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 1। तो 2 जनक या जनरेटर हो गया आपके पास, कौन कौन? ओमेगा और कौन हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये हो गए इसके क्या आपके पास जनक या जनरेटर। और वैसे भी अभी प्रॉपर्टी लिख लेंगे, तो अगर कोई एलिमेंट जनक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है जनक होता है, तो दूसरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चले आगे। तो पहले एक काम करो, प्रॉपर्टी लिख लो, 3-4 प्रॉपर्टी हैं, जिससे कि फिर और सवाल करेंगे तो उसमें रहेगी सुविधा रहेगी आपकी, है ना। पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जिससे कि फिर सवालों में सुविधा रहेगी। भाई यही प्रॉपर्टी लिख ले तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती चेक करने की। तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, तो आगे हेडिंग लगा लो, चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म। चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म, चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। चक्रीय ग्रुप के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। लिखिएगा पहली प्रॉपर्टी, यदि ए किसी ग्रुप का जनक है, यदि ए किसी ग्रुप का जनक है, यदि ए किसी ग्रुप का जनक है, मतलब जनरेटर है अगर ए, तो ए इनवर्स भी जनक होता है, तो ए इनवर्स भी जनक होता है। इफ ए इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, इफ ए इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर। अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा जनरेटर होगा। सेकंड पॉइंट, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है ना। यदि ए किसी ग्रुप का जनक या जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा आपके पास जनक या जनरेटर होगा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली ग्रुप होता है, परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है, परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है, परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कि अगर कोई ग्रुप चक्रीय है तो वो आबेली होगा ही होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रुप क्या है आपके पास चक्रीय या साइक्लिक है तो वो आबेली या अबेलियन होगा ही होगा। आपको चेक करने की कि मैं ए बी बराबर बी ए चेक करूं, ये चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आबेली ग्रुप है
तो कि वह चक्रीय होगा ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ सवाल में हो भी जाएगा, कुछ में नहीं भी होगा। अगर कोई ग्रुप आगे, अब जैसे पीछे देखें, इससे पीछे जो हम सवाल करके आए थे, कोई सही सवाल देख लो, ये भी आबेली है, ये भी क्या है, आबेली। लेकिन चक्रीय देखने के लिए तो चेक करना पड़ा ना भाई, चक्रीय देखने के लिए तो क्या करना पड़ा, चेक करना पड़ा आपको। तो इसलिए आबेली होगा तो चक्रीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक ग्रुप जी में, प्रत्येक परिमित भी लिख लो, वैसे परिमित मिलेंगे आपको। प्रत्येक परिमित ग्रुप जी में ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि तथा जनक की कोटि, ग्रुप की कोटि तथा जनक की कोटि, जनक की कोटि बराबर होती है, जनक की कोटि बराबर होती है। इन एवरी ग्रुप जी, इन एवरी ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ, इन एवरी ग्रुप जी द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, in every group G the order of group G and order of generator is equal, order of generator is equal। अब देखो एक नई बात पता चली अपन को कि जितना ऑर्डर ग्रुप का होगा, जितना ऑर्डर किसका होगा भाई, ग्रुप का, उतना ही ऑर्डर वाला जनरेटर बन सकता है, नहीं तो जनरेटर बनेगा ही नहीं। क्या कहा गया इसमें कि ग्रुप जी की कोटि, जितनी ग्रुप जी की कोटि होगी उतनी कोटि किसकी होगी, जनक या जनरेटर की। अब पीछे आओ सवाल पे, बताओ इस एक का ऑर्डर कितना, एक। पहले तो ग्रुप का ऑर्डर बताओ कितना है, 3 है। एक का ऑर्डर कितना होता है, 1। ओमेगा का ऑर्डर आप भी चेक किया था भी, 3। और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना, 3। तो जिनका ऑर्डर ग्रुप के बराबर है, जिनका ऑर्डर किसके बराबर है, ग्रुप के, वही जनरेटर बन सकता है और कोई जनरेटर नहीं होगा। अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं थी किसी को पावर लगा के, ग्रुप का ऑर्डर कितना, 3, तो ये जनरेटर हो गए 2। ये लो, यहाँ देख लो, आ जाओ, ग्रुप का ऑर्डर कितना, 2। एक का ऑर्डर कितना होता है, 1, -1 का कितना, 2। तो -1 का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर हुआ तो जनरेटर कौन हुआ, -1। पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यही तो कह रहा हूँ भी, पहले अपन थोड़ा बेसिक से चले फिर और एडवांस और एडवांस। अब इसमें देखो सोचने की ज़रूरत, जिसको ऑर्डर आता है, लेकिन ऑर्डर तो आना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना, 1, इसका ऑर्डर कितना, 2, इसका ऑर्डर कितना, 4, इसका कितना, 4। ग्रुप का ऑर्डर कितना, 4, इसका 4, ये 4, ये 4, ये 2 जनक, खत्म। पावर लगा के किसको देखने की ज़रूरत है क्या, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लगा के लिखिएगा। प्रत्येक अपरिमित, प्रत्येक अपरिमित, प्रत्येक अपरिमित शब्द की इंपॉर्टेंस देखना भाई, इसमें बहुत वैल्यू है। प्रत्येक अपरिमित, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल, केवल और केवल 2 जनक होते हैं। केवल और केवल कितने जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसिस्ट, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसिस्ट ओनली एंड ओनली 2 जनरेटर्स। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसिस्ट ओनली एंड ओनली 2 जनरेटर्स। एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस है इसमें, और कम से कम एग्ज़ाम में कोई ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, कम से कम 5 बार पूछा गया होगा। एक वैकेंसी छोड़ के तो ये लाइन ज़रूर पूछ लेता है। ग्रुप कौन सा होना चाहिए, अपरिमित। इन अपरिमित में कौन सा आएगा बताओ, ये मेरे को पता है। इनफाइनाइट कहाँ दिख रहा है, अपरिमित का एक उदाहरण बताओ, ये ग्रुप अपरिमित है। अरे भाई, परिमित कौन सा होता है, चलिए बता दो।
जिसमें एलिमेंट 4 आ रहे हों, 2 आ रहे हों, वो परिमित है। अब मैं ले लूँ जेड ले लूँ, अपरिमित हो गया। आर ले लें, क्यू ले लें, एन ले लें, ये सारे क्या है? अपरिमित है। अगर अपरिमित वाला है तो उसके कितने जनरेटर होंगे? हमेशा 2 ही होंगे, न 2 से कम हो सकता, न 2 से क्या होगा? ज़्यादा। ये सब लिखा हुआ केवल और केवल, ओनली एंड ओनली कितने जनरेटर होंगे? 2 ही जनरेटर होंगे। परिमित वाले के कितने भी हो सकते हैं? पीछे देखो, पीछे देखो, ये परिमित था, 3 एलिमेंट है, कितने जनरेटर? 2। ये परिमित था, कितने जनरेटर? 1 ही जनरेटर इसका। पीछे वाले कितने थे? 2। जो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जनरेटर परिमित वाले के, तो सवाल पे डिपेंड करेगा भाई, इनकी कोई गारंटी नहीं है। इसके 2 हो गए, इसके कितने जनक हुआ? 1 ही हुआ इसका। लेकिन अपरिमित वाले की गारंटी अपने पास, इनफाइनाइट वाले की गारंटी है कि अगर अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो उसके कितने जनरेटर होंगे? 2 ही होंगे, न 2 से कम होंगे, न 2 से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। लिख लिया सबने पॉइंट? अब देखो सवाल आगे। यही सवाल दे देते हैं आपको। जेड ही लिखा था ना अभी, ये जेड है और ये ऑपरेशन है प्लस का। प्लस से चलें क्या? हाँ, प्लस से चल। पहले तो मुझे बताओ कि ये ग्रुप है क्या? एक एक स्टेप पे बात करूंगा मैं। जेड प्लस क्या ग्रुप है क्या? जेड प्लस ग्रुप है क्या? कहीं दिक्कत नहीं है? चलो मान लेते हैं भी। और जिसको नहीं लग रहा हूँ घर जाके पढ़ने की आवश्यकता उसको, है ना। ये ग्रुप हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ो। अब ग्रुप के बाद में आबेली तो होगा, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है चक्रीय की या साइक्लिक की। तो बताओ चक्रीय होगा क्या ये? अब चक्रीय चेक करने के लिए क्या होने चाहिए? जनक या जनरेटर पता होने चाहिए। तो बताओ इसके जनक कौन कौन होंगे? मेरी तरफ मत देखो, कॉपी और बोर्ड की तरफ देखो बेटा, ना, और पेन चलाओ। इसके जनक कितने होंगे? ये तो हमें पता है कि कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। अब वो 2 कौन होंगे और कैसे होंगे ये बताओ भाई। ये तो गारंटी है इसकी। ये ग्रुप कौन सा है? अपरिमित या इनफाइनाइट वाला है ये तो इनफाइनाइट वाले के जनक कितने होंगे? 2 जनक होंगे। लेकिन अब वो जनक 2 होंगे कौन कौन वो बताओ। अब जनक की क्या खास बात है कि उसकी पावर लगाने से क्या आ जाए? अरे जनक कौन बनता है? जनरेटर कौन बनता है? जिसकी पावर लगाने से बाकी सारी एलिमेंट आ जाए। तो अब सोचो इसमें कि कौन सा एलिमेंट लूं जिसकी पावर लगाने से सारे जेड आ जाएं। अब पहले जेड लिखने का कष्ट करो पहले, है ना। लिखो कॉपी में जेड बराबर, बीच में 0 लिखो, इधर थोड़े 5 तक माइनस लिखो, 5 तक प्लस, 3 डॉट इधर लगाओ, 3 डॉट आगे लगाओ, और फिर सोचो कॉपी को देख के, है ना। तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। अभी तो जेड ही नहीं दिख रहा हमें। पहले जेड को तो देखो, फिर इसके अंदर देखेंगे, है ना। अब सोचो कि मैं 1 ले लूं कि क्या 1 से सारे बन जाएंगे क्या? ऐसे दिमाग लगाओ। 2 से बन जाएंगे क्या? 0 से बन जाएंगे क्या? -1 से बनेगा, -2 से क्या बन जाएगा? सारे बनने चाहिए, लेकिन प्लस वाले और माइनस वाले। हाँ भाई बताओ। 1 और -1। 1 के क्या करूं कि भाई देखो जेड में ये सारे आते हैं। अभी आपसे पूछूंगा जो 1 और -1 बता रहे हैं, जेड यही होता है ना, -1 -2 ऐसे ही होता है। ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे ही। अब कुछ कह रहे हैं, बोले सर 1 के मैं कितनी पावर लगाऊं कि -1 आ जाए? बताओ भाई। जिसको आपने जनक कहा है
मतलब उससे तो सारे आने चाहिए ना सारे, या नहीं आने चाहिए भाई? जिसको अपन जनक या जनरेटर कह रहे हैं मतलब उससे सारे बनने चाहिए। तो 1 से ये 1 2 3 प्लस वाले बढ़ने चाहिए, 0 भी बढ़ना चाहिए, और 1 से कौन बढ़ने चाहिए? माइनस वाले, तभी तो जनक होगा। अब बताओ माइनस का कैसे आएगा, या किसी को दिख रहा है? हैं? इसकी घात क्या लगा दें? -1। बात तो ठीक कही है ना एक ने। देखो ये है 1, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जनक होगा कि नहीं होगा, ये चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए उस पर क्या लगाते हैं? पावर लगाते हैं। पावर ही तो लगाते हैं, पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर। अब इंटीग्रल पावर लगाते हैं तो मैं इंटीग्रल पावर 0 से शुरू कर लेता हूँ। पूर्णांक देखो डेफिनेशन में क्या लिख के आए थे? पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर। तो इंटीजर में कौन आता है? 0 भी आता है, माइनस भी आता है और प्लस भी आता है। अब जैसे 1 की पावर 0 बताओ कितना आएगा? 1 की पावर 0 कितना आएगा? अरे आज ही तो पढ़ा के आया हूँ। ई है क्या इसमें? किसको दिख रहा है ई? है? अरे थोड़ा तो सोच के बोलो भाई, कम से कम। मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट की पावर 0 कितना होता है? ई। अब तुरंत किसके ऊपर आओ? सवाल पे। सवाल पे आएंगे तो ये z प्लस का सवाल है, इसमें ई की वैल्यू कितनी है? 0। कोई 1 बता रहा, कोई 0 बता रहा, कोई ई बता रहा है ना। तो इस सवाल में ई की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 आएगा। 1 की पावर 0 कितना आएगा? 0। 1 की पावर 1 कितना आएगा? 1। 1 की पावर 2 का मतलब कितना है? 1 की पावर 2 का मतलब है 1 + 1। तो कितना आएगा? 1 की पावर 2 का मतलब है 1 कितनी बार? अरे 1 कितनी बार? 2 बार। और 2 बार कैसे, वो ये सवाल बताएगा। 2 बार कैसे? प्लस करके। तो ये कितना हो गया? 1 + 1 कितना होगा? 2। 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? 1 + 1 + 1। 1 कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार होगा तो कितना आएगा? 3। इधर से इधर तो मिल जाएगा सारा। इधर की डाउट प्लस की 0 की डाउट खत्म हो गई। अब किधर चलते हैं? माइनस में। तो ये है 1 की पावर कितनी? -1। पावर लगा सकते हैं भाई, परिभाषा में लिख के है ना, पूर्णांक घात या इंटीग्रल पावर। तो 1 की पावर कितनी होगी आपके पास? -1। इसका मतलब है कि 1 कितनी बार आएगा भाई? इस 1 का मतलब ऐसे पढ़ो, पढ़ना सीखो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर 1 का मतलब 1 कितनी बार आएगा? 1 बार। मतलब इसको कहते हैं 1 और इसको पढ़ रहे हैं अपन 1, है ना। 1 1 2 कंफ्यूज होगा फिर, है ना। अगले को पढ़ लो चलो। 1 की पावर 2 का मतलब कि 1 कितनी बार आएगा? 2 बार। इसको क्या पढ़ूं? 1 कितनी बार आएगा? -1 बार। अरे 1 कितनी बार आएगा? -1 बार। अब कोई नॉर्मल समझो, किसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि वो 2 बार आएगा तो ऐसे ही लिखते हैं उसको। कोई 2 बार आएगा तो ऐसे ही लिखते हैं उसको। अब कहूँ कि कोई -1 बार आएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। किसी को कहें कि वो कितनी बार आएगा? 2 बार आता है। मान लो ऐसे समझो कि a कितनी बार आता है? 2 बार। तो हम उसको क्या लिखते हैं नॉर्मली? 2a लिख दिया मान लो, सपोज करो। तो मान लो फिर वो a कितनी बार आता हो? -1 बार। तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 और कितनी बार? -1 बार। तो रिजल्ट कितना आएगा? -1। 1 की पावर कितनी देखूं? -2। तो 1 कितनी बार आएगा? -2 बार। देखो पहले 1 कितनी बार आया था? 2 बार। तो हमने लिखा था 1 और कितना लिखा था? 1 प्लस लगाया था। अब इस बार 1 कितनी बार आएगा? -2 बार। तो -2 बार आने के लिए ये तो हो गया माइनस का 1 बार और ये हो गया माइनस का 2 बार। तो कितना रिजल्ट हो गया? -2। फिर पढ़ना सीखो, इसमें कहाँ दिक्कत है। 1 की पावर कितनी है? 2। तो 1 कितनी बार आया? 2 बार। 1 बार तो यहाँ गया, देखो 1 बार इसके साथ है और 1 बार इसके साथ, 2 बार आ गया। एक दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वास्तव में तो यही है कि 1 1 बार तो यहाँ है और 1 कितनी बार यहाँ आपके पास। ऐसा यहाँ देखो 1 कितनी बार आएगा? -2 बार। तो -2 किससे मिलके बना है? -1 और -1 से। भाई -2 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बार -1 और दोबारा से कितना? -1। तो 1 बार कर लिया -1।
और एक बार क्या कर लिया -1, तो कितने बन गए -2। बने कि नहीं बने बताओ सारे? अरे 1 से सारे बने कि नहीं बने? बन गए। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अगर जनक है, प्लस का सवाल है, तो 1 का प्रतिलोम कितना होगा -1। तो 1 क्या, अगर 1 या एक जनक या जनरेटर है तो -1 भी क्या होगा, जनक या जनरेटर होगा। समझने के हिसाब से चेक कर देता हूं, देखो उसको भी। ये -1 है, 0 से चलते हैं, ठीक है। तो -1 की पावर 0 कितना आएगा, 0। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, अरे ई आता है। और इस सवाल में ई की वैल्यू कितनी है, इस सवाल में ई की वैल्यू कितनी है, 0। चलिए जी, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, ऐसे होगा। -1 कितनी बार, एक बार, तो ये लो। -1 कितनी बार, 2 बार, तो ये -1 ये हो गया -2। -1 कितनी बार, एक बार, यहाँ -1 कितनी बार, 2 बार। और भी डिटेल में जाना चाहो, नहीं सर ऐसे नहीं लिखूंगा, तो -1 ये -1 और सवाल किसका है, प्लस का, तो ये हो गया -2। भाई -1 कितनी बार, 2 बार, और सवाल का निशान कितना है, प्लस, तो प्लस लगा दो। भाई ये पूरा डिटेल वाइज सॉल्यूशन हो गया आपका। ऐसे ऊपर चले जाओ, -1 की पावर कितनी हुई, 1, तो -1, तो -1 कितनी बार आएगा, -1 बार, तो कितना हो गया, +1। अरे -1 कितनी बार आएगा, -1 टाइम्स, तो कितना हो गया, +1। -1 कितनी बार आएगा, -2 बार, तो कितनी बार आएगा, -1 पहले तो एक बार, -1 एक बार, -1, और फिर सवाल का निशान क्या, प्लस, फिर ये -1 फिर एक बार। तो देखो -1 कितनी बार आना चाहिए था, -2 बार, तो -2 बार बनाने के लिए पहले एक बार और फिर 2 बार, तो ये हो गया -1 -1 बार, -1 -1 बार हो गया, तो -1 कितनी बार हो गया, -2 बार हो गया। तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, प्लस के 2 आएंगे। तो इस तरीके से इसमें चेक कर सकते हैं। वैसे एक भी पता होता तो दूसरा वैसे तो प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, और कंसेप्ट से देखना चाहो तो ये है। तो इस सवाल के कितने जनक होंगे, इस सवाल के जनक कितने होंगे, 2, और कौन कौन होंगे, 1 तथा -1। अब कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसमें बहुत सारी बातें सीखी अपन ने। भाई ये जनक तो मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था नोट लगा के कि अपरिमित ग्रुप है, तो जनक कितने होंगे, अरे अपरिमित है ना बेटा, इनफाइनाइट है, बहुत सारी वैल्यू है, तो कितने जनक होंगे, 2। ये तो नोट लिख के आए। कौन कौन होंगे ये भी मैं लिखा देता, 1 और -1, तुमको बहुत आसान लगता, अरे हाँ दिख रहे हैं इसके अंदर 1 और -1 होंगे, है ना। लेकिन लॉजिक क्या है उसका, ये कंसेप्ट अभी कर लो नोट।
लिख लिया क्या सबने? अगला सवाल देखो। जी दिया हुआ आपके पास 1 2 3 4 और ऑपरेशन दिया हुआ क्रॉस 5 का। ग्रुप तो है, सबको पता है? अरे ग्रुप तो होगा ना, कल भी बताया था, आज भी बताया था, ग्रुप होगा। अब जनक बताओ इसके, जनरेटर बताओ। अभी आज भी किया था इस सवाल को, क्या निकाली थी इसकी कोटि? अवयव की कोटि निकालती है ना, एलिमेंट का ऑर्डर। पिछली क्लास में भी किया था इस सवाल को। अब इसके बताने आपको जनक या जनरेटर। टू और टू और टू और 2 3 4 भी होगा। देखो किसी के पास भी अकल नहीं है, तुम्हारे पास है ना। अकल होती तो किसी को पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। पीछे कॉपी के पेज पलटो। आज कहाँ कराया था ये सवाल, देखो उसको जाके। कराया था ना अभी? अरे कराया था ना, कराया था। लास्ट क्वेश्चन यही कराया गया था ना। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ लो। ग्रुप की कोटि और जनक की कोटि बराबर होगी, वही जनक होंगे। किन किन की ग्रुप की कोटि कितनी है? 4। ढूंढ लो 4 कोटि वाले कौन कौन है। 2 और 3 लगे पड़े हैं ना, क्या कर रहे हैं ना, कहाँ जरूरत थी। अब बताओ, अगर ये ऐसे थोड़ी लिखने के लिए लिखाए हैं भाई, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन ये जो बातें लिखी हैं इनका उपयोग भी है। अब बताओ, जिसने कोटि, अभी आपने बड़ी बड़ी पावर करी होंगी है ना, जो हो नहीं रही होती, 3 की पावर 4 जो हमें आती नहीं है, गुणा करी होगी। 3 की तो आ रही हो, 4 में दिक्कत आ रही हो ना, तो वो करनी पड़े। इसलिए क्यों करनी पड़ेगी भाई? ग्रुप की कोटि कितनी है? 4। और जनक की कोटि बराबर वाले ही होंगे, तो किसकी कोटि है? 2 और 3 की। तो जब भी जनक चेक करते हो, जनरेटर चेक करते हो, तो एक तरीके को पकड़ के नहीं बैठना आपको कि बस 2 की पावर लगाऊंगा 1, 2 की पावर 2 लगाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या चेक कर सकते हो? कोटि चेक कर लो, ऑर्डर चेक कर लो। भाई इसका ऑर्डर कितना आया था? 1। इसका ऑर्डर कितना आया था? इसका ऑर्डर कितना आया था? 4। इसका ऑर्डर कितना आया था? 4। इसका ऑर्डर कितना आया था? 2। ऑर्डर तो चेक कर ही सकते हैं। अरे कोटि आज पढ़ी है, दोबारा पढ़ लेना घर जाके आराम से। 1 ऑर्डर इसका, 4 ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर कितना? 4। ग्रुप का ऑर्डर कितना? 4। तो 4 ऑर्डर वाले 2 ही हैं कि कौन है? 2 और 3। तो जनक कितने हुए? 2। 2 और 3 हो गए। भाई ये तो बेसिक मेथड है पावर वाला। ये तो क्या है? बेसिक मेथड है, सबसे बेसिक मेथड यही है। जो परिभाषा में लिखा था वही तो मेथड है बेटा, ये वाला। 2 की पावर 1, 2, 3। डेफिनेशन में क्या लिखा था कि एक एलिमेंट को पकड़ो, उसकी पावर लगाते जाओ और ये सारे मिलने चाहिए। यही तो सीखा चक्रीय के अंदर। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, और ये अब थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया उससे। अब बाकी इससे देख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से क्या मिल रहा है? देखो इससे तो कितना मिल रहा है? 2।
इससे कितना मिल रहा है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, गुणा का सवाल है क्रॉस 5 का, 8 में 5 का भाग लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा 3, ये आएगा 16, 16 है ना, तो 1 बच जाएगा शेषफल एलिमेंट, सारे आ गए। अब एक ढूंढ लिया तो दूसरा तो फिर तुरंत ढूंढना चाहिए था। एक टेक्निक और भी है भाई, अगर 2 जनक है तो 2 का इन्वर्स, 2 का क्या होगा इन्वर्स, वो भी क्या होगा जनक या जनरेटर होगा, ये भी तो पढ़ी है प्रॉपर्टी। तो अगर इन्वर्स पता हो आपको कि 2 का इन्वर्स कितना होगा 3 होगा, इन्वर्स भी तो पढ़ के आए हैं पीछे अपन, अरे इन्वर्स निकाल लो, कौन कह रहा है 4 काम करो, इन्वर्स से भी चेक कर सकते हो। तो 2 का इन्वर्स कौन होगा 3, तो 3 भी क्या होगा जनक। और बेसिक की मेथड से करना है तो फिर ये बेसिक है भाई आपके पास, 3 की पावर देख लो, फिर तो 4 की भी देखनी पड़ेंगी आपको, 3 से काम नहीं चलेगा, फिर किसकी देखनी पड़ेंगी 4 की भी, क्या पता 4 भी हो जाए फिर। तो बेसिक से कम काम में लेना, थोड़ा सा स्मार्ट काम करना है। ये हो गया 3, 9, 9 का मतलब 4, 27 का मतलब 2 और 81 1, तो सारे एलिमेंट आ रहे। तो इस सवाल के 2 जनक या 2 जनरेटर हो गए आपके पास, एक जनक तो हो गया 2 और एक कितना हो गया 3, 2 जनक मिल गए आपको। चलें भी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, या कहीं ऐसा हो रहा हो कि मास्टर तो आज बोर कर दिया, ऐसा फील हो रहा हो कि दुखी कर दिया हमें, है ना, ऐसा फील हो तो बता देना, है ना, है हो रहा है तो ऐसे कर, तो बस इसी लेने की सोच रखा है ना। नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी देखो मेरा भी कई बार मन कम करता है ना, कि क्लास मान लो 6 घंटे की हो, एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, अब मन है उस दिन 3 घंटे, इसके बाद इच्छा जागृत नहीं हो रही कि नहीं पढ़ाएंगे। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि ना आज अंदर से मांग नहीं हो रही है ना, अंदर से डिमांड नहीं हो रही, कि अंदर जा ही नहीं रहा, चाहे कुछ भी दे दे अंदर नहीं जाएगा हमारे, तो ऐसा हो सकता है ना, तो उसमें बता दिया सर आज नहीं पढ़ेंगे या आज चलने दो कोई इश्यू नहीं है, तो चलने देंगे थोड़ी देर और, या बस है बस, देखो इतनी देर में बदल गया है ना। क्या हो रहा है, चलने दें बस करें, बहुत है इतना, तो इतना पढ़ के आ जाओ। जनक में कुछ सवाल और हैं जनरेटर के, वो अगली क्लास में देख लेंगे, है ना। होमवर्क दे दें, होमवर्क लायक तो कुछ काम बचा ही नहीं है ना वैसे तो, कल दिया था ना, कल कर लिया क्या, कल वाला कल दिया था परसों दिया था, कल दिया था परसों, कल दिया था, हाँ कर लिया क्या मैट्रिक्स वाला, वो मैंने पहले ही कहा था कि मुझको भाई आज आज पूछ के फंस गया ना। कर लिया कि भाई, किसने कहा था, नहीं नहीं किया ना, हाँ चलो लिखो फिर, 1 2 सवाल लिख लो, है ना।
क्या देखना आपको इसका जनरेटर, एक तो ये इसमें भी आपको क्या देखना, जनक या जनरेटर। बराबर ई, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। बस इतना बहुत है, बाकी जितना पढ़ा दिया उसको पूरा पढ़ के आना भी है ना, तभी आगे मजा आएगा पढ़ाने का। इतना काम करके आना है ना। हाँ हाँ, अभी मैंने बीच वाले समय में बात की थी, अभी सॉल्यूशन चला रहे हैं उसका, है ना। अभी ब्रेक हुआ था ना बीच में, तो उसमें किया मैंने, बात की थी, है ना। हो जाएगा उसका, है ना, उसका करा देंगे।